क्या मानव का दुर्व्यापार किया जा सकता है? क्या मजदूरों से बेकार के कार्य कराए जा सकते हैं और मजदूरी भी न देनी पड़ी? क्या मजदूरों से बलपूर्वक कार्य कराए जा सकते हैं? यदि आपका उत्तर ना है तो क्या संविधान ने संसद को नियम बनाने के अधिकार दिए हैं? यही सभी जानकारी आर्टिकल 23(1) में हम जानने की कोशिश करते हैं। संविधान के आर्टिकल 23(1) के मूल शब्द क्या हैं, यही हम सर्वप्रथम जानते हैं। और यह संविधान के मूल शब्द हैं प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग एंड फोर्स लेबर। यदि हम डिटेल से समझें तो ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग्स एंड बेगर एंड अदर सिमिलर फॉर्म ऑफ द फोर्स लेबर आर प्रोहिबिटेड इन एनी कंट्रावेंशन ऑफ दिस प्रोविजन शैल बी एन ऑफेंस पनिशेबल इन अकॉर्डेंस विद लॉ। यदि हिंदी में अनुवाद समझें इस आर्टिकल का तो आशय यह है कि आर्टिकल 23(1) कहता है कि मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम का प्रतिषेध किया गया है। मानव का दुर्व्यापार और बेगार तथा इसी प्रकार का अन्य कार्य भी बलात् श्रम प्रसिद्ध किया जाता है और इस संबंध का कोई भी उल्लंघन अपराध होगा जो विधि के अनुसार दंडनीय होगा। यह इस आर्टिकल का मूल आशय है। आप सभी का सादर अभिवादन और मैं हूं MC हर बार। आप देख रहे हैं संविधान के YouTube चैनल पर संविधान सीरीज। आर्टिकल 23(1) में 3 शब्दों पर बहुत ही ध्यान देने की बात कही गई है, वह है दुर्व्यापार, बेगार और बलाश्रम। आखिर इन 3 शब्दों के क्या मायने हैं और इन 3 शब्दों को हम विस्तृत रूप से समझने की कोशिश करते हैं। दुर्व्यापार दरअसल मानव दुर्व्यापार एक बहुत ही विस्तृत शब्दावली है। इसमें केवल मनुष्यों या स्त्रियों का वस्तुओं की भांति क्रय विक्रय ही शामिल नहीं है, बल्कि इसमें स्त्रियों और बच्चों का अनैतिक व्यापार करना और इसी प्रकार के अन्य प्रयोजनों के लिए भी प्रयोग करना भी शामिल है। भारत के संविधान के आर्टिकल 35 के अंतर्गत संसद को कानून बनाकर दंड देने की व्यवस्था करने की शक्ति दी गई है। अपनी इस शक्ति के प्रयोग से संसद में स्त्री तथा लड़की अनैतिक व्यापार दमन संशोधन अधिनियम 1986 पारित किया गया। इस अधिनियम के अधीन मानव दुर्व्यापार अब एक दंडनीय अपराध हो गया है। मानव का क्रय विक्रय नहीं किया जा सकता। बेगार क्या है? बेगार से तात्पर्य है कि किसी व्यक्ति से मजदूरी का कार्य करा लिया जाए और उसे उसके मजदूरी का भुगतान ना दिया जाए, यह बेगार कहलाता है। इस प्रकार कराए जाने वाले श्रम को बेगार कहते हैं। निर्धनता के कारण लोग धन की लालच में मनुष्य का क्रय विक्रय का व्यापार करते हैं। इस अमानवीय प्रथा को दूर करके संविधान के आर्टिकल 23 में बेगारी प्रथा को समाप्त कर दिया गया था। आर्टिकल 23 व्यक्ति को न केवल राज्य के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है, प्राइवेट व्यक्तियों के विरुद्ध भी यह आर्टिकल संरक्षण प्रदान करता है। बलाश्रम क्या है? यदि किसी व्यक्ति से बलपूर्वक बिना मजदूरी दिए कार्य कराया जाता है तो वह बलात् श्रम की श्रेणी में आएगा। बलपूर्वक कराए जाने वाले काम को बलाश्रम कहते हैं। किसी व्यक्ति को अपनी इच्छा के विरुद्ध दबाव से कार्य करना पड़ता है तो उसे भले ही उसे मजदूरी दी जाए तो भी वह आर्टिकल 23 के अंतर्गत बलाश्रम माना जाएगा। भारतीय समाज में जमींदार, राजा, नवाब, शक्तिशाली या समृद्ध लोग कमजोर तथा गरीबों से इस तरह का बेगार का काम करवाते थे और मजदूरों को मजदूरी भी नहीं देते थे। इसे बलात् श्रम कहते हैं। इसमें शारीरिक दबाव तक ही बात सीमित नहीं है, बल्कि आर्थिक कठिनाइयों से उत्पन्न दबाव भी शामिल है, जहां उसे कम मजदूरी में कार्य करने के लिए बाध्य होना पड़ता है। इस प्रकार आर्टिकल 23 के अंतर्गत मजदूरों को संरक्षण प्रदान किया गया है। मानव का दुर्व्यापार और बेगार तथा इसी प्रकार का अन्य बलाश्रम इस आर्टिकल के अंतर्गत निषिद्ध कर दिए गए हैं। क्या आर्टिकल 23 के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट द्वारा कोई फैसला दिया गया है? हाँ, दिया गया है। यह प्रकरण हम जानने की कोशिश करते हैं। यह प्रकरण है नीरज चौधरी बनाम मध्य प्रदेश राज्य 1984, ऑपरेटिंग पैरा 3 ASCC 243। 8 मई 1984 को नीरजा चौधरी बनाम मध्य प्रदेश राज्य का उच्चतम न्यायालय द्वारा फैसला दिया गया। यह बेंच जस्टिस AN सेन, जस्टिस PN भगवती की उच्चतम न्यायालय की बेंच थी। रिट याचिकाकर्ता नीरज चौधरी इस चौधरी द्वारा न्यायालय के एक न्यायाधीश को संबोधित 20 सितंबर 1982 को एक पत्र पर आधारित है, जो देश के एक प्रमुख समाचार पत्र स्टेटमेंट के नागरिक अधिकार संवाददाता रहे। इस पत्र की एक रिपोर्ट याचिका के रूप में मान्य का निर्देश दिया गया था। याचिकाकर्ता ने इस पत्र के स्थान पर एक नियमित रिट याचिका दायर की। नीरज चौधरी द्वारा रिट याचिका में कहा गया कि बंधुआ मजदूरी प्रणाली उन्मूलन नियम 1976 के अंतर्गत बंधुआ मजदूरों के रिहा होने पर उन्हें उस राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा पुनर्वास के बाद के साथ मध्य प्रदेश राज्य के बिलासपुर जिले में उनके संबंधित गाँव में वापस लाया गया है। लेकिन याचिकाकर्ता ने जब 19 सितंबर 1982 में बिलासपुर के उन गाँव का दौरा किया जिससे उनका हकीकत पता लगाया जा सके, तो मुख्यमंत्री द्वारा वादा किए गए पुनर्वास की प्रक्रिया शुरू हुई नहीं थी।
पाया गया कि रिहा किए गए अधिकांश बंधुआ मजदूर जो इन तीनों गांव के थे, अभी तक उनका पुनर्वास राज्य शासन द्वारा नहीं किया गया। हालांकि उनकी रिहाई के लगभग 6 महीने बीत चुके थे और वे लगभग भुखमरी के कगार पर थे। उल्लेखनीय है कि रिहा किए गए 135 बंधुआ मजदूरों में से लगभग 75 इन तीनों गांव के थे और इनमें से 45 गांव कुंडा के थे। यह भी ध्यान देने योग्य है कि इन तीनों गांवों से रिहा किए गए सभी 75 बंधुआ मजदूर अनुसूचित जाति के थे। याचिकाकर्ता ने रिट याचिका के साथ उसके द्वारा लिखे गए 14 सितंबर 82 के स्टेटमेंट के अंक में प्रकाशित उस लेख की एक प्रति भी संलग्न की, जिसमें उसे बताया गया था कि ये कैसे रिहा किए गए। बंधुआ मजदूर बिना जमीन और काम के थे, अत्यधिक कठिनाई और निकट भुखमरी का सामना कर रहे थे। राज्य सरकार द्वारा प्रदान की गई किसी भी पुनर्वास सहायता के वह अभाव में थे। याचिकाकर्ता द्वारा लिखा गया यह लेख बताता है कि कुंडा, पंडरिया और भैरवपुरा नामक तीनों गांव की अपनी यात्रा के दौरान उसने व्यक्तिगत रूप से क्या देखा है, यह एक चिंताजनक स्थिति का खुलासा करता है, जो दिखाता है कि कैसे पूरी तरह से मुख्यमंत्री द्वारा पुनर्वास के आश्वासन के बावजूद रिहा किए गए बंधुआ मजदूरों की दुर्दशा के प्रति राज्य सरकार का प्रशासनिक तंत्र कितना निर्मम और उदासीन है। जस्टिस A.N. सेन, जस्टिस P. भगवती की डबल बेंच ने फैसले में राज्य सरकार से कहा कि केवल बंधुआ मजदूरों की पहचान करना और उन्हें रिहा करना ही काफी नहीं है, बल्कि यह उतना ही अधिक महत्वपूर्ण है कि पहचान और रिहाई के बाद उसका पुनर्वास किया जाना चाहिए, क्योंकि पुनर्वास के बिना वे गरीबी, लाचारी और निराशा से एक बार फिर गुलामी में चले जाएंगे। इस देश में बड़ी संख्या में अभागी लोगों के लिए गरीबी और अभाव भारतीय ग्रामीण जीवन की लगभग चिरस्थायी विशेषताएं हैं और बंधुआ मजदूरों की पहचान करना उन्हें मौजूदा सामाजिक व्यवस्था की दया पर छोड़ देना क्रूरता और निर्ममता से कम नहीं होगा। और आर्थिक प्रणाली जो उन्हें जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं जैसे भोजन, आश्रय और कपड़े से भी वंचित करती है। यह स्पष्ट है कि गरीबी हमारी खराब सामाजिक आर्थिक संरचना द्वारा लोगों के बड़े समूह पर थोपा गया एक अभिशाप है और यह आत्मा को छत बिछत करने और मनुष्य के नैतिक ताने बाने को तहस नहस करने और उसकी सभी बुनियादी मानवीय गरिमा को नष्ट करने और नष्ट करने का विनाशकारी प्रभाव है। लोग गरीबी और भुखमरी, अभाव, आज़ादी और आज़ादी की बातें तो करते हैं, लेकिन लोगों के इन शब्दों का उस व्यक्ति के लिए कोई मतलब नहीं है जिसके पास दिन में एक वक्त का खाना भी नहीं है, जिनके पास मुश्किल से सिर पर छत है और अपनी शर्म को ढांकने के लिए मुश्किल से एक कपड़ा है। बंधुआ मजदूरों की पहचान और मुक्ति का क्या फायदा अगर मालिक के बंधन से तथाकथित आज़ादी हासिल करने के बाद उन्हें एक और गुलामी की जिंदगी में झोंक दिया जाता है, यानी भूख और भुखमरी के बंधन, जहां उनके पास कोई उम्मीद ही नहीं है, क्योंकि मरने के लिए कुछ भी नहीं है और वे नहीं जानते कि वे अपने भूखे बच्चों के भूखे पेटों को भरने के लिए भोजन का एक ग्रास भी जुटा पाएंगे या नहीं। वे और अधिक क्या पुरस्कार देंगे? भूख और अभाव के साथ स्वतंत्रता, उनके चेहरे पर घूरने वाली स्वतंत्रता या उनकी भूख उनके प्रियजनों की भूख को संतुष्ट करने के लिए कुछ भोजन स्वतंत्रता की कीमत पर थी? उत्तर स्पष्ट है। इसलिए अनिवार्य है कि ना तो सरकार और ना ही न्यायालय को केवल बंधुआ मजदूरों की पहचान और रिहाई से संतुष्ट होना चाहिए, बल्कि उनके द्वारा दिखाने के लिए हर संभव प्रयास किया जाना चाहिए कि मुक्त किए गए बंधुआ मजदूरों की पहचान और रिहाई के बाद उचित और उपयुक्त पुनर्वास किया जाए। बैंडेड लेबर सिस्टम एबोलिशन एक्ट 1976 अधिनियम का क्रियान्वयन न करना आर्टिकल 23 का सरासर उल्लंघन है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा राज्य सरकार को बंधुआ मजदूरों के पुनर्वास हेतु निर्देश दिए गए। तो साथियों, यह थी संविधान के आर्टिकल 23 के अंतर्गत जानकारी जो आपके समक्ष रखी गई। आशा है आपको पसंद आई होगी और यदि यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो कृपया करके लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें तथा जनहित में दूसरों को भी जानकार बनाएं। अगले संविधान के आर्टिकल 23(2) के संबंध में चर्चा हेतु पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।